अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम दो एक टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है जी। एक टर्म हमारे पास है पीएच और सेकंड हमारे पास टर्म है पीओएच। डियर स्टूडेंट्स, ये पीएच और पीओएच जो है, इसका कंसेप्ट पेश किया था 1909 में एक डैनिश केमिस्ट था, डैनिश बायोकेमिस्ट। उस डैनिश बायोकेमिस्ट का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन जो है, ये डेनमार्क का रहने वाला था, एक बायोकेमिस्ट था। 1909 में इसने पहली मर्तबा पीएच और पीओएच का कंसेप्ट पेश किया। अब ये पीएच और पीओएच जो है, अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो ये दरअसल दो वर्ड्स के मतलब कम्बिनेशन है। एक जैसे फॉर एग्जांपल पीएच है, इसकी पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पी है और दूसरा एच है। ठीक है जी। अब यहाँ पर पी ओ एच है तो इसमें भी दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक पी और दूसरा ओ एच। सबसे पहले हम बात करेंगे पी के मुतल्लिक कि पी क्या चीज़ है। बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज की, तो जर्मन लैंग्वेज में पी जो है, इससे मुराद होता है पोटेंस, पोटेंस। और डैनिश लैंग्वेज जो है, उसके अंदर पी से मुराद होता है पोटेंस। लेकिन दोनों जो हैं, इनके दोनों वर्ड्स जो हैं, इनके मीनिंग एक जैसे हैं। पोटेंस या पोटेंस जो है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, या आप इसको पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर P का मतलब कंसंट्रेशन या पावर है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और POH का क्या मतलब होगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्सल या पावर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल। अब अगर हम थोड़ा सा दोबारा जो है ना रिकॉल मैं आपको करा दूं, हमने आर्हीनियस कंसेप्ट में पढ़ा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड हर उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। और इस तरह बेस जो है, उसके हमने आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक डेफिनेशन क्या की थी कि बेस हर वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या पैदा करता है, हाइड्रोक्सल आयन पैदा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये H जो है, ये हाइड्रोजन आयन है और OH जो है, ये क्या है, हाइड्रोक्सल आयन है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होती है, उसको पीएच कहा जाता है, या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नाउन एज पीएच, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन्स इज नाउन एज पीओएच। concentration of hydroxyl ion is known as POH and concentration of hydrogen ion is known as pH। तो pH जो है, अगर आप इसको लिखना चाहें, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, तो आप क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू नोफिलॉग H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन का एंटी लॉग जब लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। इस तरह पीओएच क्या होगा, इस तरह जो पीओएच है, ये किसके बराबर होगा, नफी लॉग OH नेगेटिव। तो ये है प्यार पे जो हमारे पास इसका पीएच और पीओएच जो है, इसका एक इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि पीएच और पीओएच जो है, इसका कंसेप्ट सबसे पहले एक डैनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने पेश किया 1909 में। और यहाँ पर जो लफ्ज़ है पीएच और पीओएच, पी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें जर्मन लैंग्वेज की, ठीक है, तो जर्मन ज़बान के अंदर पी जो होता है, ये पोटेंस की तरफ रेफ़र होता है। ठीक है। और डैनिश जो लैंग्वेज है, उसके अंदर पी जो है, वो पोटेंस की तरफ इशारा देता है। तो ये पोटेंस और पोटेंस जो है, इसका मतलब एक ही है, कंसंट्रेशन या पावर। और इसके साथ जो H और OH है, ये हमने आर्हीनियस के कंसेप्ट से लिया है। आर्हीनियस के मुताबिक जो एसिड होते हैं, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सल आयन देते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन यहाँ पर बना लेते हैं कि पीएच जो है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, जबकि पीओएच जो है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन है। ये हमने एक इब्तदाई डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने
कहा कि ये पी एच जो है इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी एच इज इक्वल टू नफी लॉग एच प्लस और पी एच इज इक्वल टू नफी लॉग ओ एच नेगेटिव। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक और कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अगर आपको याद हो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि वाटर जो होता है, ठीक है, पानी, वो एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट या कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बहुत कम हद तक अपने आयंस में तब्दील होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो आयोनाइजेशन का अमल है वो बिल्कुल सुस्त होता है, और पानी जो है उसका ये यानी कि बहुत कम अपने आयंस में तब्दील होने का अमल, इसको आप नाम देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, या आप इसको नाम देते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। अब प्यारे बच्चों, अगर हम वाटर हमारे पास हो, ठीक है जी, और उसको हम आयोनाइज कर दें, ठीक है जी, अगर वो खुद ब खुद आयोनाइज हो जाए, एक तो उसके आयोनाइज होने की स्पीड बहुत कम होती है बिकॉज इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर वो आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने पर वाटर जो है उसका एक मॉलिक्यूल हमें क्या देता है, वो हमें एक हाइड्रोजन आयन देता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास H2 है, H2O जो होता है, जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो इसके नतीजे में हमारे पास एक H प्लस आयन पैदा होता है और एक OH नफी आयन पैदा होता है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि हमने पहला चैप्टर जो हमारा था उसके शुरू में हमने ये लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर ये पढ़ा था। तो ये किस तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको के सी से ज़ाहिर किया जाता है। के सी इक्वल होता है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। अब के सी इज इक्वल टू सबसे पहले प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रा, प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं H प्लस और OH नेगेटिव, ये हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रा बट्टा ये हमारे पास क्या है H2O, ये रिएक्टेंट है तो ये हमारे पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होगी, ये हमारे पास Kc की शक्ल में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि Kc और H2O इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, Kc H2O की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। ठीक है जी, अब Kc और H2O इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम लिखते हैं KW। KW क्या है, ये हमारे पास वाटर कांस्टेंट है, सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, एक वाटर कांस्टेंट है। ठीक है जी, वैसे आप इसको आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो KW इक्वल होगा किसके, H प्लस और OH नेगेटिव। अब ये रिएक्शन जो है अगर ये चल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर में से एक सैंपल लें, एक नमूना लें, तो उसके अंदर हमारे पास H प्लस और OH नेगेटिव इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये होती है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14, 1.0 ज़रब 10 की ताकत 14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लें। 1.0 ज़रब 10 की ताकत 14 जो है इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/10 की ताकत 14, यानी कि कहने का मकसद ये है अगर 10 की ताकत 14 मालिक्यूल्स हैं, ये जो आपके पास रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, कोई भी यानी कि वो फ्लास्क वगैरह है, कोई भी बर्तन वगैरह है, उसके अंदर अगर पानी मौजूद है जिसमें पानी की आयोनाइजेशन हो रही है, तो अगर उसके अंदर पानी के 10 की ताकत 14 मालिक्यूल्स मौजूद हैं, तो 10 की ताकत 14 मालिक्यूल में से सिर्फ एक मालिक्यूल ऐसा होगा जिसकी खुद ब खुद आयोनाइजेशन होगी। इसलिए हमने पहले कहा है ना कि वाटर जो होता है वो एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट का होने का उसकी वजह यही है, देखिए इतने ज़्यादा मालिक्यूल हैं, 10 की ताकत 14, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें से सिर्फ एक मालिक्यूल होगा जो खुद ब खुद आयोनाइज होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक पॉइंट जहन में रखें कि पानी जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। अगर पानी को आयोनाइज किया जाए तो उससे 2 हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं, तो अगर हम मसावात को ऐसे लिख देते हैं H प्लस, यानी कितने हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो H प्लस
ये उसका हमने स्केयर ले लिया और हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्केयर आ गया है, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड पर। तो ये स्केयर जो होगा ये स्केयर रूट से मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो होगी 1.0 ज़रब 10 की ताकत नफी 7 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1.0 ज़रब 10 की ताकत नफी 7। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू होती है ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। 10 की ताकत नफ़ी 7, नफ़ी में मनफी में जो वैल्यू हासिल हो रही होती है ये बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं और इनसे निपटना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनका हम पहले कॉमन लॉग लेते हैं, ओम लॉगरिथम ले लेते हैं। ओम लॉगरिथम लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नफ़ी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में फिर हमारे पास ये जो नेगेटिव में वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती हैं, यानी वो स्मॉलर वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हम लार्जर वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर गौर करना है कि पीएच जो है, जैसे मैंने पहले टॉपिक के शुरू में यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, पीएच किसके बराबर होता है, नफ़ी लॉग H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन जो है उसके मनफी लॉग के। अब पीएच इज इक्वल टू मनफी लॉग, अब ये चूँकि हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं तो वाटर जो है, वाटर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1.0 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 7। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना होता है, 7, यानी वाटर जो है पानी उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। इस तरह अगर हम पीओएच की बात करते हैं तो पीओएच किसके बराबर होता है, नफ़ी लॉग इनटू OH नेगेटिव। अब पानी जो होता है उसके अंदर जो हाइड्रोक्सल आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 7 जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो पानी जो है उसकी पीएच जो है वो भी 7 है, पीओएच जो है वो भी क्या है, 7 है। और हम जानते हैं कि पीएच जमा पीओएच अगर हम इन दोनों को मिला दें, पीएच हमारे पास कितनी है पानी की, 7, पीओएच भी कितनी है, 7, दोनों का मजमुआ किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। अब ये पीएच और पीओएच का मजमुआ 14 होता है और जो पीएच स्केल होता है उस पर भी नंबरिंग कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने पीएच को डिफ़ाइन किया कि पीएच जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के मुताबिक एक स्केल बन जाता है, उस स्केल को आप क्या नाम देते हैं, पीएच स्केल। यानी कि हाइड्रोजन आयन की, यहाँ पर मैं अगर उर्दू में लिख दूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन के मुताबिक एक स्केल बनता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन के मुताबिक एक स्केल बनता है, वो स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। और ये स्केल जो होता है इस पर वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से लेकर 14 तक होती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पीएच स्केल है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि पीएच और पीओएच का मजमुआ 14 होता है। तो पीएच स्केल जो होता है उस पर वैल्यूज़ 0 से लेकर 14 तक होती हैं। पीएच की वैल्यू भी 0 से 14 तक और पीओएच की वैल्यू भी 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब स्केल जब आप बनाएंगे, पीएच जब आप लिखेंगे तो 0 से 14 तक आपने लेफ़्ट से राइट लिखना है और पीओएच जो है सेम उसी के नीचे आपने लिखना है, लेकिन नंबरिंग जो है वो आपने उलट शुरू करनी है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल नंबर है वो 7 है, ठीक है। अब ऐसी तमाम अशिया जिनकी पीएच जो है वो, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर कर लें कि पीएच जो होता है ये चूँकि हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन किसी चीज़ की एसिडिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कोई भी शय है
उसके अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा कंसंट्रेशन का होना, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिड होगी। और जिस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी वो उतनी वीक एसिड में चेंज होती जाएगी। इस तरह इसका अगर हम उलट देखें तो POH जो है, POH जो है वो चूँकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है। अब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी शय है, उसकी POH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी अच्छी बेस होगी, उतनी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और जिसकी POH जितनी कम होगी वो उतनी वीक बेस या वीक अल्कली होगी। ठीक है जी। तो आप याद रखिए कि ऐसी अशिया जिनकी pH 7 होती है वो अशिया न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उनके अंदर pH की वैल्यू भी 7 है और POH की वैल्यू भी क्या है, 7 है। अब जैसे जैसे pH की वैल्यू 7 से कम होती जाती है, pH की वैल्यू 7 से कम होती जाएगी, वो चीज़ जो है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, एसिड के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एसिडिक नेचर पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब देखें 7 वाली न्यूट्रल है, जब pH 6 तक आएगी अब वो चीज़ एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है, कमज़ोर एसिड है। जैसे जैसे pH कम होती जाएगी तो वो चीज़ जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड में तब्दील होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर 6 और 0 pH का मवाजना करते हैं तो एक ऐसी शय है जिसकी pH 6 है और एक ऐसी pH है जिसकी जो 0 pH रखती है। ठीक है, तो 6 pH रखने वाली जो चीज़ होगी वो एक कमज़ोर तेज़ाब होगी, कमज़ोर एसिड होगी, और जिसकी pH 0 होगी वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, बहुत वो ताकतवर एक तेज़ाब होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास। और दूसरा जो है, अगर pH 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है अब कौन सी नेचर पैदा हो गई है, बेसिक नेचर, वो चीज़ बेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसी शय है जिसकी pH 7 है, वो तो न्यूट्रल है। अब 7 से pH अगर 8 की तरफ चली गई है, एक चीज़ है उसकी pH 8 है, तो इसका मतलब है वो चीज़ क्या है, बेस है। लेकिन वो चीज़ जो है वो वीक बेस है, वो एक कमज़ोर असास है, वो एक कमज़ोर अल्कली है। जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो बेसिक नेचर जो है वो उसमें इजाफा होता जाएगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसकी pH 14 है, 14 है, तो इसका मतलब है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ताकतवर बेस है। तो pH जो है वो 7 से जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो बेसिक नेचर जो है उसमें इजाफा होगा, बेसिडिटी पैदा होगी। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे pH 7 से कम होती जाएगी तो एसिडिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और pH जो है ये POH के उलट होती है। ये स्केल आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा। अब एक चीज़ है, अगर उसकी pH 0 है, ठीक है, यानी कि वो pH 0 का मतलब है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि दूसरी तरफ उसकी POH क्या है, वो 14 है, इसका मतलब है वो वेरी वीक बेस है। एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस क्या है, वेरी वीक है। इस तरह कोई भी चीज़ है उसकी pH अगर 14 है तो इसका मतलब है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ताकतवर बेस है, लेकिन उसकी POH कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके जो एसिडिक नेचर है उसमें वो ना होने के बराबर, बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है। ठीक है जी, तो ये चीज़ स्केल आप इसी तरह बनाएंगे। अब स्केल बनाने के बाद हमारे पास pH जो है उसका हमारे पास रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट हम यहीं से अखज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट है वो ये है कि ऐसी तमाम अशिया जिनकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होंगी, और ऐसी तमाम अशिया, ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनकी pH 7 से कम होगी वो एसिड होंगे, और ऐसी तमाम अशिया जिनकी pH 7 से ज़्यादा होगी, मोर देन 7 होगी, वो बेस होंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि pH और POH जो है इसका हमारे पास सम जो है वो किसके इक्वल आता है, 14 के। pH जैसे हमने पहले लिखा है pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, ये हमारे पास चौथा रिज़ल्ट है, फोर्थ। ठीक है जी, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद हमारे पास जो है यूजेस हैं कि pH जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो यही है कि pH स्केल जो है, इसको pH को या pH स्केल को आप किसी भी शय की एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये होता है कि कल्चर मीडियम पैदा करने के लिए हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं इनकी बुनियाद पर कल्चर मीडियम पैदा किया जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको नशोनुमा पाने के लिए एक माहौल फराहम किया जाता है।
ठीक है। तो वहाँ पर भी पीएच जो है उसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन आयन की मखसूस मोलर कंसंट्रेशन की बुनियाद पर वो कल्चर मीडियम पैदा किया जाता है। और तीसरा ये होता है कि बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस दरकार होते हैं। तो उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए हम मतलूबा सॉल्यूशंस बनाने के लिए, मतलूबा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनाने के लिए भी पीएच का इस्तेमाल करते हैं।